स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही स्वागत हमारे इस महासीरीज में। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं 8th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी का 4 नंबर चैप्टर। 4 नंबर चैप्टर का नाम है दोस्तों कृषि। कृषि से संबंधित चैप्टर दोस्तों, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एनसीईआरटी का चैप्टर है क्योंकि इससे प्री प्लस मेंस दोनों के क्वेश्चन आए। इस चैप्टर से प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चन आए हैं और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से दोनों तरह से आए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये थोड़ी सी कहानी दे रखी है दोस्तों, यहाँ आपको नॉर्मल पढ़ लेनी है। ये हर चैप्टर के शुरुआत में दे रख होती है, तो यह आपको पढ़ लेनी है। अब स्टार्ट होता है चैप्टर यहाँ से। पौधों से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। ये प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय और तृतीय क्रिया कहलाती है। तो पौधों से और उत्पाद तक मतलब पेड़ से कोई चीज़, मान ले पेड़ से स्टार्ट होती है। मान ले जैसे आम की बात करें हम, आम का कोई पेड़ है, वहाँ से स्टार्ट होती है और इसका परिष्करण मतलब इसको शुद्ध करके, मतलब शुद्ध का मतलब क्या है कि इसका जैसे आम का जैसे देखो, आम से हम क्या क्या बना सकते हैं, आम से अचार भी बना सकते हैं और इसमें आम से क्या है, इसका जूस भी बना सकते हैं। तो कहने का मतलब है पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक रूपांतरण की जो प्रक्रिया होती है उसमें तीन प्रक्रियाओं से गुजरता है। पहली क्रिया होती है प्राथमिक, दूसरी द्वितीयक और तीसरी तृतीयक। उसी की बात कर रहा है यहाँ। तो एग्जाम्पल मैंने आम का दिया यहाँ पे, तो उसी की बात कर रहे हैं। 3 क्रियाएं होती हैं। अब उसमें फर्स्ट क्रिया कौन सी होती है, तो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत इसमें दे रखा है कि प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। जैसे प्राथमिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, प्रकृति से जिनका उत्पादन सीधा किया जाता है, तो इसमें होती है प्राथमिक क्रियाओं में कृषि, मत्स्य और संग्रह। तो कहने का मतलब है यहाँ पे प्राथमिक क्रियाओं के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो इसमें एग्जाम्पल है दोस्तों, उदाहरण जो है इसमें उदाहरण है प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत। पहली बात तो है कृषि, दूसरा कौन सा है मत्स्य, मत्स्य के बाद तीसरा कौन सा है संग्रह, जिन्हें हम इकट्ठा करते हैं जैसे। तो ये सभी प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं दोस्तों द्वितीयक क्रियाएं। तो द्वितीय क्रियाएं संसाधनों के प्रसंस्करण, मतलब उनको मैन्युफैक्चर किया जाता है, उससे संबंधित होती है। और इसमें एग्जाम्पल दे रखा है देखो। तो देखो द्वितीय क्रिया में कौन कौन से एग्जाम्पल है, ये ध्यान रखने हैं आपको। तो इसमें दे रखा है विनिर्माण, इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना, कपड़ा बुनना, ये सभी। तो इसमें क्या है एग्जाम्पल में डबल रोटी का पकाना, इसका एक एग्जाम्पल है। विनिर्माण उद्योग में इसका दूसरा एग्जाम्पल है। इसी प्रकार कपड़ा बुनना, ये क्या है, ये द्वितीय क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं, ये द्वितीय क्रियाएं। पर प्राथमिक क्रियाओं की तो हमने बात की कृषि की, मत्स्य की और संग्रहण की। लेकिन द्वितीय क्रिया में कौन कौन सी है, तो डबल रोटी पकाना, विनिर्माण, कपड़ा बुनना, ये द्वितीय क्रियाएं। उसी प्रकार हम दोस्तों बात करते हैं हम तृतीय क्रियाएं। तो तृतीय क्रियाएं कौन सी होती है, तो तृतीय क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा कार्यों को द्वारा सहयोग किया जाता है। मतलब सेवाएं जो होती हैं वो तृतीय क्रिया में आती हैं। उनमें एग्जाम्पल जैसे कौन कौन सा है तृतीय क्रिया में, तो तृतीय क्रिया में जहाँ में हम सेवा देते हैं, तो देख तृतीय क्रिया में कौन कौन सी है, यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन। तो ये सभी क्या है, ये सभी तृतीय क्रियाएं। तो तृतीय क्रिया में यह आ गया। तो इसमें पूरे पैराग्राफ में क्या क्या चीज दे रखी है, प्राथमिक क्रिया के बारे में दे रखा है, उसके बाद द्वितीय क्रिया के बारे में दे रखा है, उसके बाद तृतीय क्रिया के बारे में दे रखा है। तो ये सभी चीजें दे रखी हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम कृषि की, और चैप्टर का नाम ही टोटल क्या है, इसमें कृषि है। तो यही बहुत महत्वपूर्ण है। तो कृषि क्या है, कौन सी क्रिया है, पहली बात तो ये सब चीज क्यों बताई गई है कि कृषि प्राथमिक क्रियाओं से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, तो कृषि से। तो कृषि प्राथमिक क्रिया है और फसलों, फलों, सब्जियों और फूलों को उगाना और पशुपालन करना इसमें सम्मिलित होता है। कृषि में कृषि संबंधित होती है। प्राथमिक क्रियाओं में कई चीजें शामिल होती है। कौन कौन सी,
फसलों का उगाना, फलों का उगाना, सब्जियों का, फूलों का उगाना, पशुधन पालन करना, ये सभी क्या है, कृषि और कृषि संबंधित क्या है, क्रियाएं भी होती हैं। अब ये क्या है, प्राथमिक क्रियाएं होती हैं। तो कृषि से संबंधित होगी बात। इसके बाद बताया कि विश्व में 50%, कितनी, विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित कार्य में संलग्न है। कृषि से संबंधित कार्यों में कितने लोग, विश्व के 50%, मतलब आधा, आधा भाग, जो जनसंख्या है उसका आधा भाग जो है कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है। और भारत की बात करें हम, तो भारत में 2/3, भारत की बात कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, विश्व का कितना, 50%, और भारत की बात करें दोस्तों तो इसका 2/3 भाग, 2/3 जनसंख्या जो है कृषि से संबंधित जो है क्रियाओं पर निर्भर है। अब बात करते हैं कृषि के लिए क्या क्या जरूरी है। तो देखो, पहली बात तो कृषि प्राथमिक क्रिया, ये तो आपको पता ही है, ये पहले बता भी चुके हैं। उसके बाद देखो क्या क्या जरूरी है इसके लिए। तो कृषि के लिए होती है, मेन कारक कौन कौन से होते हैं, तो अनुकूल स्थलाकृति होनी चाहिए, मृदा अच्छी होनी चाहिए, जलवायु होनी चाहिए अच्छी। तो कृषि 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 क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है कौन कौन सी, अनुकूल स्थलाकृति हो, मृदा अच्छी हो, जलवायु अच्छी हो। तो कृषि से संबंधित जो क्रियाकलाप है उन पर ये जरूरी है, उनके लिए ये सब चीज जरूरी है। अब उसके बाद करते हैं कि जिस भूमि पर फसल उगाई जाती है उसे हम कृषिगत भूमि कहते हैं। कहने का मतलब है जिस पर हम खेती करते हैं उस भूमि को हम क्या करते हैं, भूमि को कृषिगत भूमि कहते हैं, क्योंकि उस पर हम खेती कर रहे हैं, कृषि कार्य कर रहे हैं। अब इसमें ये चीज दे रखा है, और इसमें यह भी दे रखा है कि कृषि क्रियाकलापों के विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकीर्ण है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है, जो ऊपर बताए गए। जो तो ये पूरा चैप्टर ये दे रखा है ना, ये पूरा मैप, तो ये ऐसे सब क्षेत्र दे रखे ना अलग से गहन से। तो इसमें क्या कृषिगत क्षेत्र है विश्व का, ये पूरा दे रखा है। यहाँ पर देख लो आप, ये देख लो, भारत का देख लो, ये देख लो, ये चाइना का, रूस का देख लो, ये इधर फिर यूरोप की बात कर लेते हैं हम, इधर उत्तरी अमेरिका की बात कर लेते हैं, इधर दक्षिणी अमेरिका की बात कर लेते हैं। देखो ये तो गहन क्षेत्र है ना, कृषिगत भूमि है, इसमें दे भी रखा है। अब इससे पहले एक ब्रैकेट में एक चीज दे रखी है दोस्तों, क्या दे रखी है ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में एक चीज दे रखी है दोस्तों, क्या, कि एग्रीकल्चर शब्द का उत्पत्ति लैटिन शब्दों से हुई है अगर या एग्री, जिसका अर्थ होता है मृदा, और कल्चर जिसका अर्थ होता है कृषि करने से हुई है। तो एग्रीकल्चर मृदा, और कल्चर का मतलब होता है कृषि करने से, तो इनसे हुई है एग्रीकल्चर की उत्पत्ति, ये लैटिन भाषा का शब्द है। अब देखो देखो कृषि की बात करते हैं हम यहाँ पे, सीधी सी बात है, कृषि की बात कर ही रहे हैं यहाँ पे। तो कृषि, तो देखो पहली बात तो कृषि जो है ये कौन सी क्रिया है, तो प्राथमिक क्रिया है, ठीक है, प्राथमिक क्रिया है, ठीक है। उसके बाद पहली बात तो ये होगी, इसके बाद इसके लिए अनुकूल स्थलाकृति होनी चाहिए, इसके बाद मृदा सही होनी चाहिए, और क्या है कि जो जलवायु है वो कृषि हेतु आवश्यक है, आवश्यक है, क्योंकि कृषि के लिए उन्हीं क्षेत्रों में कृषि की जा सकती है जो उस कृषि से संबंधित, मतलब जैसे मान लिया हम चावल की बात करते हैं। अब चावल के लिए वहाँ की जलवायु, चावल के लिए वहाँ की जलवायु मतलब पर्याप्त ढंग की नहीं हुई, वहाँ की जलवायु चावल की खेती के लिए जो जलवायु चाहिए वो नहीं हुई, तो वहाँ कैसे होगी। इसके अलावा मृदा अगर उससे अलग होगी, जिस मृदा में चावल की उपजाऊ मतलब चावल उगाए जा सकते हैं, ऐसी मृदा नहीं हुई तो वहाँ चावल का उत्पादन नहीं होगा। तो कहने का मतलब यही है यहाँ पे कि कृषि के लिए अनुकूल स्थलाकृति होनी चाहिए, मृदा भी अच्छी होनी चाहिए, और जलवायु कृषि के अनुसार होनी चाहिए कि कौन सी कृषि कौन सी खेती की जाती है उसके लिए, ये सभी चीज जरूरी है। अब बात करते हैं हम, और ये पूरा एग्जाम्पल दे रखा है कृषिगत जो भूमि का, ये जो गहन सा दे रखा है ना पूरा, ये पूरा एरिया, जैसे ये दे रखा, ये गहन वाला एरिया, तो ये कृषिगत क्षेत्र है। यहाँ पे जो भी दे रखा है ना गहन वाला, ये वाला सब ये कृषिगत क्षेत्र है। अब देखो दोस्तों, ये क्या है, प्रीलिम्स में यूपीएससी एंड पीसीएस में क्वेश्चन पूछ जाते हैं इससे संबंधित। तो देखो एग्रीकल्चर जिसे हम कृषि कहते हैं, तो एग्रीकल्चर के बारे में तो आप जानते ही है कि मृदा की जुताई, फसलों का उगना, पशुपालन का विज्ञान और कला है, इसे हम खेती भी कहते हैं। तो ये एग्रीकल्चर के बारे में। अब बात करते हैं हम सेरीकल्चर। सेरीकल्चर मतलब रेशम उत्पादन, तो रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन,
वाणिज्यिक पालन का मतलब है कॉमर्शियल पालना, मतलब पैसों के लिए पालना। एक बात है, सीधी सी बात है, एग्रीकल्चर तो क्या है, कृषि और कृषि संबंधित तो क्रियाएं भी होती हैं उससे, तो उससे भी इनकम बढ़ती है। लेकिन हम रेशम की कीटों का उपयोग जो मतलब पालन करते हैं वो वाणिज्यिक पालन के लिए करते हैं, क्योंकि कृषि के लिए कृषि के अलावा कृषकों को ये आय का पूरक हो सकता है, मतलब अतिरिक्त आय का प्रदान करता है। कौन सा? सेरिकल्चर। उसके बाद हम करते हैं पीसी कल्चर, जिसे हम कहते हैं मत्स्य पालन। तो विशेष रूप से निर्मित तालाबों एवं पोखरों में मत्स्य पालन किया जाता है, जिसे कहते हैं पीसी कल्चर। ठीक है। उसके बाद करते हैं हम बात विटिकल्चर, जिसे हम कहते हैं द्राक्ष कृषि, मतलब अंगूरों की खेती की जाती है, उसे हम कहते हैं विटिकल्चर। उसके बाद है हॉर्टिकल्चर, जिसे हम कहते हैं उद्यान कृषि, जो वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फलों और फलों को उगाना इसमें सम्मिलित है। तो हॉर्टिकल्चर, विटिकल्चर, जितने भी कल्चर दे रखे हैं ना यहाँ पे एग्रीकल्चर से लेकर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन सीधे पूछ जाते हैं। आपसे पूछ लिया पीसी कल्चर और पूछ लेगा मिलान के लिए कौन सा सही है, मिलान के लिए क्वेश्चन पूछ लेगा। इसी सेरिकल्चर के बारे में, विटिकल्चर के बारे में, हॉर्टिकल्चर के बारे में, इन तीनों को दे देगा। और यहाँ ऐसे दे देगा, देखो ये दे दिया और मिलान के लिए दे दिया। मान ले यहाँ दे दिया आपको मत्स्य पालन के लिए, यहाँ दे दिया मान ले अंगूर की खेती के लिए, मान रहे हैं हम यहाँ पे, यहाँ दे लिया मान ले कृषि के लिए। तो ये सभी मिलान के लिए दे देंगे कौन सा कथन सही है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और ये विशेषकर पीसीएस में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी यूपीएससी में थोड़ा कम पूछे जाते हैं ऐसे, क्योंकि फैक्ट पूछे जाता है यूपीएससी में थोड़ा बहुत। बाकी पीसीएस वगैरह में तो सीधा क्वेश्चन पूछ जाते हैं ऐसे कथन वाले। अब बात करते हैं हम कृषि तंत्र की। तो कृषि तंत्र होता क्या है? तो देखो, कृषि तंत्र का मतलब है कि कृषि या खेती का एक तंत्र होता है के रूप में देखा जा सकता है। इसके लिए महत्वपूर्ण होता है, क्या क्या महत्वपूर्ण होता है दोस्तों? तो देखो, महत्वपूर्ण होता है निवेश, निवेश के बाद बीज, उर्वरक, मशीन, श्रमिक। तो कृषि के लिए चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर बीज नहीं हो पाएगा तो कृषि कैसे होगी, उर्वरक नहीं हो पाएगा तो कृषि नहीं हो पाएगी, मशीन नहीं होगी तो भी कृषि नहीं हो पाएगी, और श्रमिक नहीं होगा, मतलब होगा नहीं, तो भी कृषि से संबंधित नहीं हो पाएगी। इसके अलावा हम बात करते हैं जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई, कटाई। इसमें कुछ संक्रियाएं, मतलब ऐसी क्रियाएं भी होती हैं जबसे कृषि होती है। उसके बाद इसमें बताया कि इन तंत्रों के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन और डेयरी और कुक्कुट उत्पाद पाए जाते हैं या आते हैं। तो देखो, ये जो पूरी चीज बताई ना फसल तंत्र, तो ये सीधा दे रखा है इसमें। कृषिगत भूमि में कृषि पद्धति, देखो ये कोई किसान है, ठीक है, ये किसान है, ये अपनी खेती कर रहा है। तो देखो निवेश की बात कर रहे हैं अभी हम। तो देखो निवेश में क्या क्या करते हैं, तो निवेश के मतलब है उसमें इन्वेस्ट करते हैं। खेती में इन्वेस्ट किस किस में करते हैं? तो मशीनीकरण में करते हैं, मशीनी के बाद बीज में और रसायन में। तो ये तो हो गया निवेश। निवेश किस किस चीज़ में हुआ है दोस्तों, इनको देख लो आप। एक तो हुआ है मशीनरी में, ठीक है। उसके बाद हुआ है दोस्तों बीज में और खाद में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है दोस्तों, मानव श्रम हुआ है। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ है, जल में हुआ है। उसके बाद मृदा जांच में हुई है। ये क्या है, ये भी तो श्रम ही है, ये भी तो क्या है, निवेश ही तो कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो वो हुआ है। अब देखो यहाँ की बात करते हैं हम। तो देखो ये किसान है, तो किसान क्या करते हैं, भौतिक निवेश कैसे होता है? देखो सूर्य का प्रकाश आता है, वर्षा होती है, मृदा, ढाल, तापमान, ये तो क्या हो गया भौतिक निवेश। मानवीय निवेश में कौन कौन से, भंडारण हो गया, श्रम हो गया, मशीनरी होगी, रसायन होगी। तो ये क्या है, मानवीय, क्या है दोस्तों, ये मानवीय निवेश है। मानवीय निवेश मतलब है कि मानव के द्वारा जो निवेश किया जाता है श्रम का, भंडारण के लिए, मशीनरी के लिए और रसायन के लिए, तो ये मानवीय निवेश है। जबकि भौतिक निवेश का मतलब है जो प्रकृति के द्वारा होता है, जैसे सूर्य प्रकाश का, वर्षा का, तापमान का, मृदा का और ढाल का। ये क्या प्राकृतिक रूप से चीज़ों को प्रभावित कर रही है, तो वो उनका भी तो इन्वेस्ट ही है, तो वही तो निवेश ही है। तो ये चीज़ पूरी चीज़ बताइए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं कृषि के प्रकार, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। आखिरकार कृषि के प्रकार कितने होते हैं? उससे पहले दोस्तों एक कोष्टक में चीज़ दे रखी है, उसको बारे में पढ़ लेते हैं। जैविक कृषि, यहाँ पर बात की गई है दोस्तों जैविक कृषि। तो जैविक कृषि की बात करते हैं हम यहाँ पे दोस्तों। तो जैविक कृषि क्या होती है? तो इस प्रकार की कृषि में क्या, रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद दिए जाते हैं और
प्राकृतिक कीटनाशी का उपयोग किया जाता है, जो प्रकृति द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। और फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवंशिक रूपांतरण नहीं किया जाता। तो जैविक कृषि क्या होती है, जो रासायनिक खाद है उनके स्थान पर रासायनिक खाद का यूज नहीं करते, बल्कि जैविक खाद का यूज करते हैं। उससे क्या है कि कृषि की जो खेतों की जो उपजाऊपन है वो बढ़ता जाता है, कृषि उत्पादन अच्छा होता है। तो जैविक कृषि होती है। अब बात करते हैं दोस्तों हम कृषि के प्रकार की। तो कृषि के प्रकार की बात करते हैं दोस्तों हम। तो देखो अब कृषि के प्रकार, तो विश्व की कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाएं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी स्तर पर आधार पर हम क्या है इसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक होती है निर्वाह कृषि, एक होती है वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि के लिए क्या क्या जरूरी है, देखो निर्वाह कृषि क्या होती है। अब बात करते हैं हम निर्वाह कृषि। तो इस प्रकार की कृषि, इसमें क्या किया जाता है कि जो किसान का जो परिवार होता है उसकी आवश्यकता के अनुसार ही कृषि की जाती है। और कृषि में क्या किया जाता है इसके अलावा, इसमें क्या है, एक तो पहली बात तो कृषि की जाती है वो अपनी किसान की जो परिवार है उसकी आवश्यकता के लिए की जाती है, केवल कॉमर्शियल उसका कोई उपयोग नहीं किया जाता। अब बात करते हैं कि पारंपरिक रूप से कम उपजाऊ उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। एक तो प्रौद्योगिकी का बिल्कुल ही न के बराबर उपयोग किया जाता है, और पारिवारिक पारि पारिवारिक मतलब परिवार की जो श्रम है उसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद करते हैं बात, निर्वाह कृषि को पुनः डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन सी में पुनः करते हैं, तो गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। अब क्या निर्वाह कृषि की बात कर रहे थे हम, अब उसको भी दो भागों में बांट रहे हैं हम। देखो सीधी सी बात है, अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा। पढ़ा क्या है हमने, अभी तक हमने पढ़ा कृषि के प्रकार। ठीक है, कृषि के प्रकार हमने दो भागों में बांटा था। एक थी निर्वाह कृषि और दूसरी थी यहाँ पे कौन सी कृषि, वो थी वाणिज्यिक कृषि। ठीक है, अब देखो निर्वाह कृषि को आगे जाके हमने और बांट दिया। क्या, एक हो गई गहन निर्वाह कृषि और इसकी दूसरी होगी, इसका दूसरा पार्ट आदिम निर्वाह कृषि। ये दो भागों में बांट दी। अब बात करते हैं हम पहले, इससे पहले अभी तो बांट ही हमने, ये आपको ध्यान रखनी है, ऐसे लिख लेनी है आपको। अब देखो, अब हम बात करते हैं निर्वाह कृषि की। अभी इस चैप्टर मतलब पैराग्राफ में बात की थी निर्वाह कृषि की। अब देखो इसमें क्या क्या होता है। तो देखो पहली बात तो आवश्यकता व भरण पोषण के लिए की जाती है। ठीक है, दूसरी बात जो उत्पादकता है वो निम्न उत्पादकता होती है। तीसरी बात, इसमें निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी व मशीनीकरण का उपयोग किया जाता है। किसमें, निर्वाह कृषि में। अब देखो ये तो हमने इसकी विशेषता देख ली इस पैराग्राफ में जो विशेषता। अब बात करते हैं हम गहन निर्वाह कृषि की, क्योंकि इसे हमने दो भागों में बांटा था, एक गहन निर्वाह कृषि और एक होती है आदिम निर्वाह कृषि। अब गहन निर्वाह कृषि क्या होती है देखो, तो इसमें किसान छोटे छोटे भूखंडों में साधारण औजारों का और अधिक श्रम से खेती करता है। औजार साधारण होते हैं और भूखंड छोटे होते हैं, और अधिक धूप वाले दिनों में युक्त जलवायु उर्वरक मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें भी उगाई जाती हैं। और इसमें जो गहन निर्वाह कृषि होती है इसमें मुख्य फसल होती है चावल की, उसके बाद फसल होती है गेहूं, मक्का और दलहन और तिलहन की। और गहन निर्वाह कृषि कहाँ की जाती है दोस्तों, तो ये की जाती है दक्षिण दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशियाई के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में। तो ये भी चीजें ध्यान रखनी है, आखिरकार गहन निर्वाह कृषि किन क्षेत्रों में की जाती है उसका भी ध्यान रखना है हमको, कौन कौन से क्षेत्र हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम आदिम निर्वाह कृषि की। तो ये स्थानांतरण कृषि और चलवासी पशुपालन में इसमें शामिल होता है। अब देखो इससे पहले हम गहन निर्वाह कृषि की बात कर रहे थे दोस्तों, तो देखो इसमें क्या विशेषता होती है, गहन निर्वाह कृषि की क्या विशेषता होती है, हमको बगल में बताता हूँ आपको मैं, चीजें समझ में आ जाए आपको। गहन निर्वाह खेती या कृषि एक ही बात है। इसकी विशेषता क्या क्या होती है, देखो जोत का आकार
छोटा होता है। पहली बात तो इसकी ये विशेषता है। दूसरी बात, ये श्रम प्रधान कृषि है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बहु फसलीय व्यवस्था है इसमें, एक फसल नहीं कई फसल उगाई जाती है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है इसमें, मुख्य फसल क्या है इसमें, तो देखो मुख्य फसल है चावल है, और जो अन्य फसल है उनमें गेहूं है, गेहूं के बाद दोस्तों मक्का, ये दोनों है। अब बात करते हैं हम क्षेत्र, आखिरकार क्षेत्र कौन कौन सा आता है इसमें, तो देखो दोस्तों दक्षिण, दक्षिण पूर्वी व पूर्वी एशिया, इनमें जिनमें क्या होता है कि सघन जनसंख्या पाई जाती है, सघन जनसंख्या वाले प्रदेशों में गहन निर्वाह कृषि की जाती है। तो गहन निर्वाह कृषि का जो है, ये पूरे पैराग्राफ में जो चीज दे रखी है उनकी विशेषता बता दी कि आकार छोटा होता है, श्रम प्रधान कृषि होती है, बहुआयामी व्यवस्था होती है, बहुफसली और सॉरी फसल कौन कौन सी होती है, मुख्य फसल चावल, बाकी तो गेहूं और मक्का होती है, और क्षेत्र होता है दक्षिण, दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशियाई, जो जनसंख्या वाला सघन जनसंख्या वाला मानसून प्रदेश है वो उसमें पाई जाती है गहन निर्वाह कृषि। ये तो हमने पूरी बात की है गहन निर्वाह कृषि की अभी तक। अब दोस्तों आगे हम बात करते हैं आदिम निर्वाह कृषि। इसमें क्या है, दो चीजें क्या है, एक स्थानांतरण कृषि और एक बात करते हैं हम चलवासी पशुचारण। किसकी बात करें, आदिम निर्वाह कृषि में। तो देखो इसमें बात करते हैं फिलहाल में स्थानांतरण, मतलब स्थानांतरी, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर उगाई जाती है, जिसे हम झूमिंग कृषि भी कहते हैं, स्थानांतरीय कृषि। तो ये कहाँ होती है, पहली बात तो अमेजन बेसिन के सघन वन और उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया, उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है मेन चीज तो स्थानांतरीय कृषि। और ये भारी वर्षा वनस्पति की तरह प्रजनन वाले क्षेत्रों में की जाती है। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है और राख का मृदा में मिलाया जाता है, जिससे क्या है कि मृदा जो है उपजाऊपन बढ़ता है उसमें। और इसमें मक्का, रतालू और आलू, कसावा जैसी फसलें उगाई जाती है स्थानांतरण कृषि में। पहले इसमें क्षेत्र बताया, उसके बाद इसकी पूरी प्रक्रिया बताइए, कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है वो बताइए। जैसे ही इसमें भूमि की उर्वरता कम होती है तो भूमि को छोड़ दिया जाता है और कृषक एक नए खंड में चले जाते हैं। और स्थानांतरण कृषि को क्या कहते हैं, कर्तन दहन कृषि। क्या कहते हैं दोस्तों, कर्तन दहन कृषि। देखो अभी तक हमने इसमें क्या चीज देखी है, देखो इसमें हम करते क्या है, इसमें क्या है, पहले काम तो हम क्या करते हैं इसमें, देखो तो पहला काम है दोस्तों वनों को काटना, वनों को काटकर जलाकर कृषि करते हैं, ठीक है। और राख जो होती है दोस्तों वो मृदा को उर्वरता को बढ़ाती है, उर्वरता में वृद्धि करती है मृदा की। और मुख्य फसल क्या है इसमें, ये आपको बेसिक चीज ध्यान रखनी है आपको बस, कि मक्का, इसमें जो चीज दे रखी है ना वही बता रहा हूं मैं, रतालू, आलू, और उर्वरता समाप्त हो जाती है फिर दूसरी जगह चल जाते हैं। और क्षेत्र कौन कौन सा है देख लो, ये रहा पूरा, ये पूरा क्षेत्र रखा है अमेजन से लेकर, अब अमेजन के सघन वन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशियाई, उत्तर पूर्वी भारत में, तो वो क्षेत्र बता दिया आपको। उसके बाद हम बात करते हैं, एक कोष्टक में, ये ब्रैकेट में चीज दे रखी, क्या आप जानते हैं कि स्थानांतरण कृषि को ही विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जानते हैं। कौन कौन से नामों से जानते हैं दोस्तों, तो झूमिंग कृषि कहते हैं उत्तर पूर्वी भारत में, मिल्फा कहते हैं मैक्सिको में, और रोका कहते हैं ब्राजील में, और लद्दाख में, सॉरी मलेशिया में लद्दांग, लद्दांग कहते हैं। तो ये क्या है, झूमिंग कृषि के या स्थानांतरण कृषि के नाम है, कहाँ कहाँ क्या कहते हैं, देखो ये चीज दे रखी है यहाँ पे, तो ये का बात कर ली। अब बात करते हैं दोस्तों हम चलवासी पशुचारण, क्योंकि आदिम निर्वाह कृषि में दो चीज थी, स्थानांतरण कृषि और दूसरी पशुचारण, चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशुओं को पाल, मतलब चराना। जैसे हम बात करते हैं कि सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में और मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों में, जैसे भारत की बात करते हैं हम तो राजस्थान, जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। कौन सा, चलवासी पशुचारण जो है इन क्षेत्रों में प्रचलित है।
इसके बाद बताया है कि इस प्रकार की कृषि पशु चारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक निश्चित मार्गों में घूमते हुए करते हैं। और इस प्रकार की गतिविधियां जलवायु बाधाओं और भूभागों की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। और पशुचारक मुख्य रूप से कौन कौन होते हैं? देखो, भेड़ होते हैं पशुचारक में, और ऊंट, मवेशी, याक, बकरी होती हैं, इनको पालते हैं और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उत्पन्न करते हैं या उपलब्ध कराते हैं। तो जलवासी पशुचारण होता क्या है? देखो, पहली बात तो हम क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो ये चीज दे रखी है ना, सहारा के अर्ध शुष्क, ये जो चीज दे रखी है, ये क्या है? चालवासी पशुचारण का क्या क्षेत्र है, तो क्षेत्र लिख लिया। उसके बाद दोस्तों हम क्या करना है कि ये किस लिए जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान? तो पानी की कमी होती है, पानी की कमी होने के बाद चारे की भी तलाश में जाते हैं। उसके बाद दोस्तों इसलिए इनका एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। और ये लोग क्या करते हैं? ये लोग इनसे दूध, मांस, खाल, ऊन, इनका क्या उत्पादन करते हैं, उत्पाद उपलब्ध करते हैं अपने आप। तो ये चीज है। अब बात करते हैं, हमने अभी तक बात की थी दोस्तों क्या, निर्वाह कृषि के बारे में। अब बात करते हैं कौन सी कृषि? वाणिज्यिक कृषि। अब वाणिज्यिक कृषि में क्या है? देखो, तो वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। फसल का उत्पादन किस लिए किया जाता है? फसल का उत्पादन और पशुपालन, इन दोनों को हम क्या है, बाजार में विक्रय मतलब बेचने के लिए किया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। जबकि निर्वाह कृषि में हम क्या कर रहे थे, हमारा जो पालन पोषण हो जाए, बस इतना सा था। जबकि वाणिज्यिक कृषि में क्या करते हैं हम दोस्तों, उसमें क्या है, फसल का उत्पादन करेंगे, पशुपालन को बाजार में विक्रय योग्य बनाएंगे और पैसे कमाएंगे। ये चीज है इसमें। बस विस्तृत क्षेत्र, अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है, अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है। उसमें क्या है, मानवीय श्रम लगता था गहन निर्वाह कृषि में, इसमें क्या है, मशीनों का उपयोग किया जाता है। और वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। कौन कौन सी? वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और मिश्रित कृषि के बाद रोपण कृषि। इसमें भी 3 प्रकार की कृषि है। वाणिज्यिक कृषि में 3 प्रकार की कृषि बता दी। अब बात करते हैं वाणिज्यिक अनाज कृषि की, बात करते हैं दोस्तों। देखो, तो वाणिज्यिक अनाज कृषि में क्या होता है? तो वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें क्या करती हैं, वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। और उसमें एग्जाम्पल है गेहूं, मक्का, सामान्य रूप से उगाई जाती है फसलें। ये फसलें कहाँ कहाँ? उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदानों में वाणिज्यिक अनाज कृषि का प्रमुख क्षेत्र होता है। तो क्षेत्र दे दिया, कहाँ कहाँ का? उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदानों में। ये क्षेत्र सैकड़ों एकड़ के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले होते हैं और अत्यधिक ठंड वर्धमान से बाधित करती है। केवल एक ही फसल उगाई जाती है इसमें, किसमें? वाणिज्यिक अनाज कृषि में। तो देखो दोस्तों, वाणिज्यिक अनाज कृषि में क्या कहता है? तो देखो, इसकी मुख्य फसलें गेहूं और मक्का, ठीक है, इसकी फसलें तो ये हो गई, ठीक है। अब इसका क्षेत्र कौन सा है? तो देखो, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद दोस्तों यूरोप, यूरोप के बाद दोस्तों एशिया, और एशिया के क्या है, शीतोष्ण जो घास के मैदान है उनमें ये की जाती है वाणिज्यिक अनाज कृषि। और इनका जो अत्यधिक ठंड जो काल है, वर्धन काल मतलब फसल का जो काल होता है को बाधित करती है। और इसमें दूसरी बात क्या है दोस्तों, इसमें एक ही फसल होती है, केवल एक फसल हो पाती है। देखो, तो ये चीज़ है इसमें, तो चीज़ बताइए आपको, वो इसमें पैराग्राफ में दे रखी है, ये चीज़ बता दी। अब बात करते हैं मिश्रित कृषि में, क्योंकि वाणिज्यिक कृषि की भाग है ये मिश्रित कृषि। तो मिश्रित कृषि होती क्या है? भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलों को उगाने के लिए और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। और इसमें दे रखा है यूरोप, पूर्वी संयुक्त अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका। तो इसमें मिश्रित कृषि में ये एग्जाम्पल दे दिए। किस लिए किया जाता है? देखो, तो देखो क्या करने के लिए किया जाता है, तो खाद्यान्न फसलों के लिए, खाद्यान्न फसलन के बाद
पशुपालन के लिए, क्योंकि चारा जो होता है फसलों से ही होता है, ये जरूरी है। और ये कौन कौन से क्षेत्र थे ये बता दिए पूरे, ये जो पूरा दे रखा है ना यहाँ पे, ये पूरा दे रखा है, ये क्षेत्र है इसका, देख लो, न्यूजीलैंड से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक। ये मिश्रित कृषि है। वाणिज्यिक अनाज कृषि देख ली, मिश्रित कृषि देख ली। अब बात करते हैं दोस्तों हम रोपण कृषि की। ये वाणिज्यिक कृषि की भाग है। ये वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहां चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला और कपास की एकल फसल उगाई जाती है। रोपण कृषि की बात करते हैं। और बृहद पैमाने पर श्रम की और पूंजी की आवश्यकता होती है इन खेती के लिए, रोपण कृषि के लिए। और उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों से निकट के कारखानों में किया जाता है, मतलब उनको मैन्युफैक्चर किया जाता है। और इस प्रकार की कृषि में क्या होता है कि परिवहन जाल के लिए विकास की जो अनिवार्यता है जरूरी है। यदि हम ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो हम क्या प्रसंस्करण के लिए उद्योगों तक पहुंचा नहीं सकते। इसलिए ये पहली शर्त है इसकी कि परिवहन का, ट्रांसपोर्टेशन का जो जाल है ये होना चाहिए। और रोपण कृषि मुख्य रूप से विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है। और इसमें एग्जाम्पल दे रखा है मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय। ये रोपण कृषि के उदाहरण दे रखे हैं यहाँ पे। तो देखो रोपण कृषि में कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो ये क्वेश्चन प्री में पूछ सकते हैं दोस्तों, फैक्ट के रूप में, प्रीलिम्स फैक्ट बोल सकते हैं हम इसे। ये क्या है, प्रीलिम्स फैक्ट। फैक्ट क्या है कि रोपण कृषि में कौन कौन सी कृषि होती है, खेती। ठीक है, तो इसमें दोस्तों देख कौन कौन सी होती है, कहवा, काजू, रबड़, केला, कपास। ये तो इसके एग्जाम्पल है। फिर बात करते हैं क्षेत्र कौन सा है, तो क्षेत्र की बात करते हैं तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश है। और इसमें एग्जाम्पल दे ही रखा है यहाँ पे, मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कहवा और श्रीलंका और भारत में चाय होती है। और इसमें क्या है, एक तो श्रम की और पूंजी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है और उत्पाद को प्रसंस्करण करने के लिए खेतों के निकट कारखाने आवश्यक हो। ये रोपण कृषि की मुख्य शर्तें हैं दोस्तों। और आपको बता दिए रोपण कृषि कौन कौन सी है। तो ये प्रीलिम्स फैक्ट है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में ऐसे करके। अब बात करते हैं मुख्य फसलें। तो बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। ये बात तो आपको पता है, आवश्यकता को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। और फसलें कृषि आधारित उद्योग के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करती है। क्या करती है फसलें, तो ये क्या है, कच्चे माल की आपूर्ति के लिए, कच्चे माल की आपूर्ति के लिए कृषि आधारित उद्योग के जो कच्चे माल है उनका उपयोग किया जाता है कृषि का। अब बात करते हैं दोस्तों गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा। ये क्या है, मुख्य खाद्य फसल है। तो खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी है, गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गई, बाजरा हो गया, ये मुख्य खाद्य फसलें हैं। अब जूट, कपास जो है रेशेदार, ये फसलें हैं। चाय और कहवा पेयजल फसलें। तो फसलों को बांट दिया बाद में। अब बात करते हैं खाद्य फसल में चावल की। किसकी बात करते हैं दोस्तों हम, चावल की। तो देखो जब भी आप ऐसी फसलों को पढ़े तो पहली चीज क्या क्या ध्यान रखें, ये जो जलवायु परिस्थितियां है, जलवायु परिस्थितियां, किसी फसल की जलवायु परिस्थितियां कौन कौन सी हैं उनको याद रखो मैं जी। दूसरी बात, क्षेत्र में कौन कौन सी पाई जाती है फसलें, और कौन कौन सा देश इसमें अग्रणी, मतलब व्यापार की दृष्टि से, कुछ भी दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि, कौन कौन सा देश अग्रणी है, कौन कितना नंबर पे उत्पादन के आधार पर। तो देखो बात करते हैं चावल की। तो चावल विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। पहली बात तो खाद्य फसलों में पहले नंबर की चावल ही है। और यह उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश का आहार है। किसका, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय, इनका क्या है, ये महत्वपूर्ण क्या है, आहार है या मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान होना चाहिए, अधिक आर्द्रता होनी चाहिए, वर्षा की आवश्यकता होती है। और यह फसल सिंचाई युक्त जलोढ़ मृदा में, जिसमें जल रोकने की क्षमता हो, सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। और चीन चावल की दृष्टि से सबसे आगे या अग्रणी देश है। इसके बाद क्रम से भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र ये पाए जाते हैं, इनकी में उत्पादन किया जाता है।
अनुकूल जलवायु दिशाओं में जैसे पश्चिम बंगाल में, बांग्लादेश में एक महत्वपूर्ण वर्ष की 2 या 3 फसलें उगाई जाती है, क्योंकि जबकि जलवायु परिस्थितियां उसी के अनुसार है चावल की। तो देखो इसमें क्या क्या चीज दे रखी है। तो देखो पहली बात तो ये उष्ण व उपोष्ण, उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, ठीक है, पहली बात तो ये होगी, ठीक है। दूसरी बात, उच्च तापमान होना चाहिए, अधिक आर्द्रता होनी चाहिए, ये इसकी शर्त है चावल की खेती के लिए। और वर्षा भी जम के होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मृदा जलोढ़ होनी चाहिए, और जलोढ़ में चीका युक्त मतलब चिकनी मृदा शायद। क्षेत्र कौन कौन से में पाई जाती है चावल के उत्पादन? चीन है पहला, चीन के बाद दोस्तों क्या है, चीन के बाद भारत है, भारत के बाद जापान है, और जापान के बाद दोस्तों श्रीलंका है। तो इन क्षेत्रों में पाई जाती है। अब बात करते हैं भारत की। तो भारत में पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में, इनमें क्या है, ये दो से 3 फसलें उगाई जाती है साल में, क्योंकि वहाँ की जो जलवायु है, वहाँ की मिट्टी है, वो सभी इसी प्रकार की पाई जाती है। तो ऐसे हर फसल को देखना है आपको कि कौन सी जलवायु, कौन सा क्षेत्र और कौन कौन सा देश इसमें अग्रणी वगैरह जो भी है। अब बात करते हैं गेहूं की। तो गेहूं के वर्धमान काल के मध्य तापमान एक तो मध्य होना चाहिए, वर्षा और शस्य कर्तन कटाई के दौरान तेज धूप होनी चाहिए, और इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से किया जाता है। और गेहूं के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत में भी विस्तृत रूप से उगाया जाता है, और भारत में शीत ऋतु में उगाई जाती है। तो देखो गेहूं के लिए क्या है कि जो वर्धमान काल है, वर्धमान काल का मतलब है जब ये गेहूं की फसल होती है, उसके मध्य तापमान और वर्षा शेष कर्तन के दौरान, एक तो उस टाइम क्या मध्य तापमान होना चाहिए, जब वर्धमान काल है, जब उस टाइम चल रहा है, इस टाइम जैसे आप बात करें तो तापमान मध्यम होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। लेकिन वर्षाएं और शेष कर्तन के समय क्या होती है, धूप आवश्यकता होती है। जब ये गेहूं की कटाई होती है दोस्तों, उस टाइम क्या धूप की आवश्यकता होती है, और मृदा इसमें दोमट होनी चाहिए। और गेहूं जो है यूएसए में, कनाडा में, अर्जेंटीना में, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया में और भारत में भी खूब उगाया जाता है। लेकिन भारत में उगाया जाने वाला गेहूं शीत ऋतु में उगाया जाता है, ये चीज ध्यान रखो बस। अब मिलेट की बात करते हैं, मिलेट। अब मिलेट जो है दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह कि 2023 जो है मिलेट ईयर है। कौन सी ईयर है? मिलेटियन, वो मोटे अनाज वाली साल। तो ये एक करंट का भी चीज है, करंट अफेयर की बात करते हैं हम दोस्तों, सीए का मतलब करंट अफेयर यहाँ पे। तो करंट अफेयर में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मिलेट 2023 का वर्ष है, इंडिया ने मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखें। तो मोटे अनाज के रूप में भी जानी जाती है, और कम उपजाऊ और बलुई मृदा में उगाई जाती है। और ये फसल जिसमें कम वर्षा, उच्च तापमान और पर्याप्त सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है। मिलेट के लिए, मोटे अनाज के लिए बात कर रहे हैं, कम वर्षा, उच्च मध्य तापमान, पर्याप्त सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। अब इसमें कौन कौन से मिलेट मोटे अनाज में, तो देखो ज्वार है, बाजरा है, रागी है, भारत में उगाई जाती है, और नाइजीरिया, चीन और नाइजर में इसके अन्य उत्पादक देश हैं। तो मिलेट कौन कौन सी फसल है दोस्तों? तो ज्वार है, बाजरा है, रागी है, जो भारत में उगाई जाती है, और नाइजीरिया, चीन और नाइजर में अन्य उत्पादक देश है इसके अलावा, भारत के अलावा। बट इसकी देखो, वर्षा कम हो, उच्च तापमान या मध्य तापमान हो, पर्याप्त सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है मिलेट मोटे अनाजों के लिए। तो ये चीज भी ध्यान रखनी दोस्तों आपको। अब बात करते हैं दोस्तों हम आगे, तो मक्का की बात करते हैं दोस्तों। तो मक्का की बात करते हैं, तो मक्का के लिए क्या किया जाता है? इसके लिए मध्य तापमान हो, ठीक है, वर्षा और अधिक धूप होने की आवश्यकता होती है, और सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। और मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राजील, चीन, रूस, कनाडा, भारत, मैक्सिको में उगाई जाती है। तो क्षेत्र भी बता दिया आपको, क्या क्या बता दिया, ये तो होगा क्षेत्र हो गया, ठीक है, ये उसकी मृदा के बारे में हो गया, ठीक है, ये इसका तापमान कौन कितना होगा,
वर्षा के बारे में होगा, वहाँ की परिस्थिति के बारे में, ये उसकी मृदा के बारे में हो गया। तो ऐसी चीज़ ध्यान रखनी है, मृदा कौन सी उपजाऊ जो भी है। अब बात करते हैं, क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि मक्का को कॉर्न के नाम से भी जानते हैं, और विश्व के इसकी विभिन्न रंग बिरंगी क्या है प्रजातियां भी पाई जाती है मक्का की। अब बात करते हैं दोस्तों कपास की। तो 2020 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कपास को लेके। कपास को लेके क्या, पूरा कपास के बारे में जो परिस्थितियां हैं इसमें उगाई जाती हैं, मृदा कौन सी है, तापमान कितना है, ये सभी एक बड़े पैराग्राफ में दे दिया, और पूछा कौन से फसल की विशेषता है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा था 2020 में। किसमें, प्री यूपीएससी प्री जो है 2020 में, उसमें कपास की विशेषताएं देके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कौन सी खेती की जाती है। तो देखो, इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा 200 से 210 तक, पाला रहित दिन होने चाहिए, तेज चमकीले धूप में आवश्यकता होती है, और यह काली और दोमट मृदा में सर्वोत्तम उगती है। तो ऐसे करके एक पूरा पैराग्राफ दे दिया, पूछा ये कौन सी फसल है। तो देखो प्रीलिम्स में फैक्ट ऐसे ही मिलते हैं आपको। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं कपास, कौन से क्षेत्र में ज़्यादा उगते हैं। तो देखो, चीन में, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील, मिस्र कपास के अग्रणी प्रदेश है या देश है। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल भी है। क्या, कपास। तो देखो प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं दोस्तों, पहले भी और अभी भी पूछते जा रहे हैं, कि आपसे पूरी विशेषता दे दी किसी फसल के बारे में, आपसे पूछ लिया फसल कौन सी फसल है या कौन सी फसल की विशेषता है। तो ये 2020 में सेम क्वेश्चन पूछता। लैंग्वेज थोड़ी सी मतलब ऐसे टफ कर दी, लैंग्वेज क्या, बड़ा क्वेश्चन दे दिया, पूरा 2-3 पैराग्राफ दे दिया, क्वेश्चन वही था, कपास उसका आंसर था। अब बात करते हैं रोचक तथ्य। ब्रैकेट में, सॉरी दोस्तों, ब्रैकेट में जो चीज दे रखी होती है दोस्तों, इनको पढ़ना जरूरी होता है। तो कॉफी के पौधे की खोज किसने की, इसकी खोज के विषय में विभिन्न कहानी प्रचलित है। 850 में कालंदी नाम का एक अरबियासी, जो बकरी चराने वाला था और बकरियों को अनोखी उछल कूद देख के, हरकतों को देख के परेशान था। एक दिन उसने एक सदाहरित पौधे की फलियों को चखकर देखा, तो बकरियां प्रतिदिन खाया करती थी जो पौधों की मतलब फलियों को देखा उसने आनंद से भाव का अनुभव करते हुए बाद उसने अपनी खोज के विषय में संसार को बताया। तो ये थोड़ा सा वो बताया है कि किस प्रकार कपास या कॉफी के पौधे की खोज किस प्रकार हुई, ये एक मतलब कहानी बताई थोड़ी सी। अब बात करते हैं दोस्तों हम पटसन की। तो इसे सुनहरा रेशा भी कहते हैं, और ये जलोढ़ मृदा के अच्छे ढंग से विकसित होता है। किसमें, जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा क्या होती है, नदी द्वारा जो बह के जो मृदा होती है वो क्या होती है, जलोढ़ मृदा होती है। इसका उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। तो ये इसकी वो बता दी पूरी, कैसी कैसी परिस्थिति होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, और भारत और बांग्लादेश इसके महत्वपूर्ण पटसन उद्योग जो अग्रणी उत्पादक है। कौन कौन से, बांग्लादेश और भारत दोनों। तो इसका पूरा बता दिया आपको जलवायु के बारे में, कैसी जलवायु हो, ठीक है। उसके बाद मृदा कौन सी हो, उसके बाद क्षेत्र दे दिया कौन सा क्षेत्र है, उसके बाद देश दे दिया कौन से देश में की जाती है। ऐसे चीज़ें आपको हर फसल के बारे में लिख लेनी है और चीज़ों को ध्यान रख लेना है। अब बात करते हैं दोस्तों हम कॉफ़ी की। इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदाओं की आवश्यकता होती है, और इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। और ब्राजील कॉफी का अग्रणी उत्पादक देश है, इसके पश्चात कोलंबिया और भारत है। इसका कॉफी का, तो ये कॉफी की विशेषताएं होगी। अब बात करते हैं दोस्तों हम चाय के बारे में। तो चाय के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो चाय के बारे में देखो हम क्या है चाय के बारे में। तो चाय बागानों में उगाई जाने वाली, देखो चाय के बारे में बात करते हैं हम। देखो चाय बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। क्या है, पेय फसल, जिसे हम पानी जो होता है उसकी तरह पीते हैं। तो चाय क्या है, पेय फसल है। चाय को भी तो हम पानी की तरह पीते हैं, तो पेय फसल है पहली बात तो। और इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि ठंडी जलवायु, वर्ष भर समवहित मतलब समान होनी चाहिए, ना काले में क्लाइमेट में कोई चेंज नहीं हो। जितनी बरसात होती है उतनी बरसात, उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। और जो मृदा होती है दोस्तों
सुअपवाहित दोमट मृदा होती है और मंद ढाल की आवश्यकता होती है और पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में क्या होती है, श्रमिकों की आवश्यकता होती है। क्या होती है? श्रमिकों की, मतलब श्रमिक, जो श्रमिक जो होते हैं उनकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। किसमें? चाय के लिए, क्योंकि इनके बागान बहुत बड़े बड़े होते हैं और चाय को, मतलब छोटी छोटी पत्तियां, उनको तोड़ने के लिए विशेषकर श्रमिकों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो ये चीज़ बताइए आपको। अब दोस्तों देखो, इसके बाद दोस्तों एक कोष्टक दे रखा है, ब्रैकेट दे रखा है दोस्तों। क्या दे रखा है कि खाद्य सुरक्षा तभी बन रहती है जब सभी व्यक्तियों की क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त और सुरक्षित पौष्टिक खाद्य पदार्थों की सुविधा जो है उपलब्ध होनी चाहिए। दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ खाद्य सुरक्षा की बात की गई है, फूड सिक्योरिटी की बात की गई है। और फूड सिक्योरिटी में बताया गया है यहाँ पे कि हम तभी प्राप्त कर सकते हैं फूड सिक्योरिटी को जब हमारे पास आहार आवश्यकता के अनुसार हो, प्राथमिकता के आधार पर हो और सुरक्षित हो, पर्याप्त हो, पौष्टिक खाद्य पदार्थ हो, तभी हम खाद्य सुरक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पे, क्या है सबसे बड़ी बात कि आपको कृषि विकास के बारे में बताया गया है इसमें। तो देखो कृषि विकास के बारे में बताया गया और क्या क्या बताया गया है आपको। देखो तो क्या बताया, देखो इसको आप पढ़ लेना है थोड़ा सा। उसके बाद दो केस स्टडी दे रखी हूँ, आपको पढ़ लेनी नॉर्मल। ये कोई पढ़ने की चीज़, मतलब इतनी ज़रूरी नहीं कि आपको बस इसमें पढ़ लेना है कि ये भारत की, और दूसरी कहाँ की दे रखी केस स्टडी, संयुक्त राज्य अमेरिका की, यूएसए की दे रखी है। उससे पहले हम बात करते हैं कृषि का विकास। तो कृषि का विकास से संबंध बढ़ती जनसंख्या और बढ़ती मांग का उपयोग करने के लिए, पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन का बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। मतलब क्या है कि जनसंख्या बढ़ रही है तो मांग भी बढ़ रही है, तो उसके लिए क्या, उत्पादन बढ़ना जरूरी है। सीधी सी बात है, जनसंख्या बढ़ रही है, पहली बात तो जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, तो मांग भी बढ़ती है, मांग भी बढ़ रही है, ठीक है। मांग बढ़ रही है तो उसके अनुसार क्या है, मांग के लिए कृषि का उत्पादन वो भी तो बढ़ना चाहिए, तभी तो पूर्ति हो पाएगी। तो वो चीज़ यहाँ पे काम कर रही है, मांग और डिमांड और सप्लाई का नियम, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, तो देखो कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए दिशा में दिए जाने वाले प्रयासों से है, कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, सॉरी, क्या है कि कृषि उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए। तो बोए गए क्षेत्र में विस्तार करो, बोई जाने वाली फसलों की संख्या को बढ़ाओ, सिंचाई सुविधाओं की सुधार करो, उर्वरक और उच्च उपज वाले बीजों का उपयोग करो, हाइब्रिड वाले जो उर्वरक है, कृषि के लिए मशीकरण का उपयोग करो और कृषि के विकास के लिए अन्य पहलू का उपयोग करो। और कृषि का विकास, जब चरम विकास अच्छा होगा तो हमारे खाद्य सुरक्षा के जो लक्ष्य हैं उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों वो पूरी चीज बताइए किस प्रकार हम प्राप्त कर सकते हैं खाद्य सुरक्षा को, या किस प्रकार हम कृषि का विकास कर सकते हैं। तो जोतों को बढ़ाओ, बीज बढ़िया लगाओ, मशीनीकरण का उपयोग करो और जो सिंचाई सुविधा है उनको सुधारो। तो वो सभी चीजें हैं, तब जाके हम कृषि में विकास कर सकते हैं, कृषि का सुधार कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, कृषि विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न तरीके या गतियों से होता है और अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं। जनसंख्या अधिक होती है विकासशील देशों में, गहन कृषि करते हैं, जहाँ छोटे जोतों का सामान्यतः जीवनोपार्जन, मतलब जीविका उपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती है, और बड़ी जोतें वाणिज्य कृषि के लिए उपयुक्त होती है, और जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में की जाती है। तो यहाँ इस पैराग्राफ में बात की गई है एक तो विकासशील देश के बारे में कि क्या किया जाता है। विकासशील देशों में सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, तो गहन कृषि की जाती है। वो क्या किया जाता है, गहन कृषि। और गहन कृषि में मैं आपने पहले शुरुआत में बता दिया, छोटी जोतें होती हैं और केवल जीविकोपार्जन इसके लिए कृषि की जाती है, ना कि वाणिज्य के लिए, मतलब बेचने के लिए, व्यापार के लिए। ये क्या करती है विकासशील देशों में, जबकि बड़ी जोत होती है विकसित देशों में,
और वाणिज्यिक कृषि की जाती है। और वो कौन कौन से देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, इनमें की जाती है। उसके बाद दोस्तों दो फर्म दे रखे हैं, एक भारत का, एक संयुक्त राज्य अमेरिका का, विकासशील देश का और विकसित देश का। और यह आपको नीचे दे रखा है, भारत का फर्म है, दूसरा क्या दे रखा है? संयुक्त राज्य का, यूएसए का फर्म है। यह आपको दोस्तों पढ़ लेना है किस प्रकार, दोनों में किस प्रकार अंतर है। ये दे रखा है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में, और ये दे रखा है संयुक्त राज्य अमेरिका का कोई फार्म है। इन दोनों को आपको नॉर्मल पढ़ लेना है। ये केस स्टडी दोस्तों किसकी? ये केस स्टडी कृषि का विकास की, ठीक है। ये क्या केस स्टडी है आपको दोस्तों? ये क्या है? केस स्टडी या केस अध्ययन। कहाँ का की? एक तो भारत की, भारत के किसान की, और दूसरा दे रखा है यूएसए के किसान जो है उसकी बात की गई है। दोनों की बात की गई दोस्तों, किस प्रकार की जाती है, ये चीज ध्यान रखनी दोस्तों। अब देखो दोस्तों, अब इससे संबंधित क्या है, ये आपको केस स्टडी आपको खुद को पढ़ लेनी है, नॉर्मल पढ़ लेनी है, ऐसे कोई काम नहीं आएगी वैसे। यह आपको नॉर्मल पढ़ लेनी है दोनों को स्टडी। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि इससे मेंस में क्वेश्चन कैसे आए दोस्तों। तो देखो 2020 में क्वेश्चन आया था मेंस में, जीएस में, जीएस फर्स्ट में, ज्योग्राफी का जो था, या जीएस थर्ड में भी आ सकता है ऐसे क्वेश्चन, जरूर नहीं फर्स्ट में आया, जीएस में आया था। पर क्वेश्चन क्या था कि भारत में कृषि, जीएस 3 में शायद आया था ये, उत्पादों के परिवहन व विपणन की मुख्य बाधाएं क्या हैं, ठीक है। ये यूपीएससी 2020 में आया था ये, और जीएस 3 में आया था शायद, और ये था 150 वर्ड्स और 10 मार्क्स का था। भारत की कृषि के उत्पादों के परिवहन और विपणन में जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं वो कौन कौन सी हैं, उनके बारे में आता। दूसरा क्वेश्चन कृषि से पूछा गया था, क्या था कि धान और गेहूं प्रणाली, नीचे लिख लेता हूं दोबारा कलर चेंज करके, देखो दूसरा क्वेश्चन था, मेंस में आया था कि धान और गेहूं प्रणाली को सफल बनाने के लिए कौन से प्रमुख कारक उत्तरदायी हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये था, और इसी के आगे क्वेश्चन क्या था, इस सफलता के बावजूद यह प्रणाली भारत में अभिशाप, मतलब शराब, अभिशाप कैसे बन गई। ये क्वेश्चन भी आया था जीएस में। दोनों कृषि से संबंधित क्वेश्चन थे दोस्तों। तो देखो आपने पूरे चैप्टर में कृषि से संबंधित सब चीजें पढ़ लिया, कृषि कितने प्रकार की है, कैसे कृषि, कौन कौन सी कृषि, कौन कौन सी कृषि से संबंधित कौन कौन, पेयजल कृषि कौन सी है, चलवासी पशुचारण वगैरह जो भी चीज़ है वो सब चीज़ें आपने पढ़ ली दोस्तों। और देखो सबसे बड़ी बात है कि आप जब कृषि वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसे थोड़ा ढंग से पढ़ो। ढंग से क्या मतलब है यहाँ पे दोस्तों कि आपको प्रीलिम्स के फैक्ट जो है छोटे छोटे से, प्रीलिम्स के फैक्ट क्या हो सकते हैं देखो कृषि वाले चैप्टर में, कि कौन सा क्षेत्र है। पहली बात करते हैं हम जलवायु की, जैसे चावल खेती के लिए कौन जलवायु चाहिए, कौन सी मृदा चाहिए, कौन सा क्षेत्र है उसके लिए, कौन से देश इसमें अग्रणी है। तो ऐसी चीज़ों को फैक्ट को रखना है आपको याद, क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन जो है फैक्टों वाले क्वेश्चन आते हैं, और वो क्वेश्चन थोड़े से सिली मिस्टेक की वजह से आपसे गलत हो जाते हैं। और मेंस में आपको बता दिया, मेंस में जीएस फर्स्ट में जीएस 3 दोनों में आएंगे दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों जो हमने आपको बताया अभी तक, तो ये चीज़ है कि कैसे संबंध जितनी भी क्रियाएं हैं, जितनी भी चीज़ें बताई अभी तक हमने,
वो आपको समझ में आ गई होगी। ये थोड़ी केस स्टडी दे रखी है, आपको पढ़ लेनी है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी, और इसी श्रृंखला को हम आगे भी जारी रखेंगे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों, मैं फीडबैक दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए।